बबली दो बहनें थीं। वो दोनों एक ही उम्र की थीं। उन दोनों में बहुत प्यार था। वो एक साथ खाना खाती, एक साथ ही स्कूल जाती और सारा दिन एक साथ ही खेलती। चीनू बबली से जरा ज्यादा खूबसूरत थी। जो भी उन्हें देखता वो चीनू ही की तारीफ करता। रूबी बहन कैसी हो? अरे ये तो चीनू है ना, बचपन में देखी थी, बिल्कुल छोटी सी। अब तो ये कितनी प्यारी हो गई है। जी कालो बहन, ये चीनू ही है। अब तो चीनू और बबली स्कूल भी जाती हैं। मैं बस इनको स्कूल से ही वापस लेकर आ रही थी अभी। इसी तरह बस हर कोई चीनू की ही तारीफ करता, लेकिन वो दोनों छोटी थी, इसीलिए उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। यूं ही साथ खेलते कूदते उनका बचपन गुजर गया। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद बबली ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। अरे बबली, तू पढ़ाई क्यों छोड़ रही है? मैं तेरे बगैर अकेले कॉलेज कैसे जाऊंगी? अरे चीनू, मुझसे अभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी होती। इतनी मुश्किल से तो मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है, बस मुझसे और पढ़ाई नहीं होगी। अरे बबली, मैं तेरी मदद करूंगी ना पढ़ाई में, तू पढ़ाई मत छोड़। हम दोनों मिलकर कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अरे नहीं ना चीनू, तू बार बार मुझसे मत कह, ये बात मैं तेरी नहीं मान सकती। मुझसे ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। तू तो जानती है मैंने कितनी मुश्किल से थोड़े से नंबर लेकर तो मैट्रिक पास किया है। चीनू उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। चीनू को पढ़ने लिखने का शौक था, इसीलिए वो आगे कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और बबली पढ़ाई छोड़कर घर पे बैठ जाती है। बबली को किसी काम में दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उसकी माँ सोचती है कि इसकी शादी करवा दी जाए। चीनू के पापा, मैं सोच रही थी बबली तो घर पर फारिग बैठी हुई है। मैंने और चीनू ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि आगे पढ़ाई कर ले, लेकिन उसका पढ़ने का दिल नहीं है, ना ही उसे किसी और काम का शौक है। सारा दिन बस घर पे ही पड़ी रहती है। मेरे ख्याल से हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब कुछ नहीं करना तो फिर शादी ही करनी है, और क्या करेगी ये? मेरा एक दोस्त रिश्ते करवाता है, मैं उससे बात करता हूँ। तुम्हारी नजर में भी अगर कोई रिश्ता हुआ तो बताना, हम लोग देख लेंगे। कुछ दिन बाद घर पे कुछ लोग बबली को देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो बबली की बजाय चीनू को पसंद कर लेते हैं। माफ करना बहन, हम आए तो बबली को देखने के लिए थे, लेकिन हमें आपकी बेटी चीनू ज्यादा पसंद है। हमारा बेटा पढ़ा लिखा है और हमें ऐसी ही पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की की तलाश थी। अरे बहन, माफ करना, लेकिन हमारा अभी चीनू की शादी करने का इरादा नहीं है। चीनू अभी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। आपको अगर बबली के लिए रिश्ता मंजूर है तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से माजरत है, हम चीनू का रिश्ता आपको नहीं दे सकते। इसी तरह जो भी रिश्ते वाले आते हैं वो बबली के बजाय चीनू को पसंद कर लेते हैं। बहुत रिश्ते देखने के बाद आखिरकार एक रिश्ते वाले बबली को पसंद कर जाते हैं। बबली का रिश्ता बंटी कबूतर के साथ तय हो जाता है। चीनू की माँ, मैं सोच रहा हूँ अब तो चीनू की पढ़ाई मुकम्मल होने में भी थोड़ा ही वक्त रह गया है, और तुम जानती हो मेरी सेहत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती। पता नहीं कितनी जिंदगी है मेरी, इतना मौका मिले भी या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपनी दोनों बेटियों का फर्ज अदा कर दूँ। अरे चीनू के पापा, आप कैसी बातें करते हैं? अल्लाह आपको सेहत दे और लंबी जिंदगी दे। वो तो ठीक है चीनू की माँ, लेकिन चीनू की भी तो शादी करनी ही है ना। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, चीनू की भी तो शादी करनी ही है। चलिए मैं किसी से बात करती हूँ। चीनू के तो वैसे भी बहुत रिश्ते आ चुके हैं, कोई अच्छा रिश्ता देखकर चीनू की भी शादी बबली के साथ ही कर देंगे। चीनू के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आता है, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत था। उनका सारा खानदान बहुत पढ़ा लिखा था और साथ ही वो बहुत अमीर भी थे। बहन, हमें आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद है, आप हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए और प्लीज आप भी हाँ कर दीजिएगा, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है।
चीनू का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। लेकिन बबली ये सब देखकर जलने लगती है। ये तो हमेशा से होता आया है, चीनू को हमेशा अच्छी चीज मिल जाती है। मेरे हिस्से में वो आम सा क्लर्क और इसके हिस्से में इतना खूबसूरत डॉक्टर। बबली सोचने लगती है कि किसी तरह उस डॉक्टर के साथ चीनू की बजाय मेरी शादी हो जाए। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अरे बबली बेटा, शादी के कार्ड प्रिंटिंग के लिए देने हैं। चीनू तो घर पे नहीं है, तुम ऐसा करो, कार्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखना है वो मुझे एक पेपर पर लिखकर दे दो। बबली के जहन में एक तरकीब आती है और वो उन कार्ड्स पर डॉक्टर के साथ अपना नाम लिख देती है, जबकि बंटी कबूतर के साथ चीनू का नाम लिख देती है। अगले दिन चीनू घर पर नहीं थी। मौके का फायदा उठाते हुए बबली अपने माँ बाप से कहती है, मम्मी पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। दरअसल ये बात चीनू आपसे करते हुए घबरा रही थी, इसलिए उसने मुझसे कहा है कि मैं आपसे बात करूं। अरे बेटा, आप बताओ भी। वो दरअसल चीनू ने मुझसे कहा है कि वो डॉक्टर को पसंद नहीं करती, बल्कि उसको बंटी कबूतर पसंद है, और उसने मुझसे कहकर कार्ड पर भी नाम चेंज करवा दिए थे। अरे बबली बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ पापा, मैं सही कह रही हूँ। चीनू खुद ये बात आपसे करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करूँ। अच्छा मम्मी पापा, आप चीनू से इस बारे में ज्यादा बात मत करना, वरना वो घबरा जाएगी। उसने इसीलिए तो मुझे कहा है। अपने माँ बाप को ये सब कहने के बाद वो चीनू के पास जाती है। चीनू, मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ बबली, कहो क्या बात है? दरअसल चीनू, तेरे ससुराल से कॉल आई थी और वो लोग कह रहे थे कि हम चीनू की बजाय बबली का रिश्ता लेना चाहते हैं। ये तू क्या कह रही है? वो लोग तो खुद मुझे पसंद करके गए थे। हाँ बस उन्होंने अभी ही कॉल करके कहा है। मम्मी पापा तो बहुत परेशान हैं। तू तो जानती है अब शादी में तो कुछ ही दिन रह गए हैं, इसीलिए मम्मी पापा ने ये फैसला किया है कि वो मेरी शादी डॉक्टर के साथ और तेरी शादी बंटी कबूतर के साथ करेंगे। उन्होंने तो कार्ड पर भी हमारे नाम चेंज करवा दिए हैं। वो कह रहे थे कि हमारी इज्जत अब चीनू और बबली के हाथ में है। चीनू ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। चलो, मम्मी पापा और चीनू से तो बात हो गई, अब चीनू के ससुराल वालों के पास जाती हूँ। ओ, मेरा मतलब अपने ससुराल वालों के पास। आंटी, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। दरअसल आंटी, मेरे माँ बाप बहुत परेशान हैं। चीनू ने आपके बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया है। अरे ऐसा क्यों बेटा? चीनू तो अच्छी बड़ी खुश थी इस शादी से। नहीं आंटी, बस वो सबको दिखाने के लिए ऐसा कर रही थी। असल में उसने कल ही सबको बताया है कि वो आपके बेटे की बजाय बंटी कबूतर से शादी करना चाहती है। आंटी, मेरे माँ बाप आपसे ये बात नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। अब सबकी इज्जत आपके हाथ में है। मम्मी पापा कह रहे थे कि अगर आपको इतराज न हो तो हम डॉक्टर के साथ बबली की और बंटी कबूतर के साथ चीनू की शादी कर देते हैं। ये तो आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम लोगों को तो एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की की जरूरत थी, जैसे चीनू है। अब तो शादी में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। हमारे भी सब रिश्तेदारों को पता है कि हम लोग शादी कर रहे हैं। अब अगर कुछ दिन पहले हमने ये शादी रोक दी तो हमारी भी तो बदनामी होगी ना। आंटी, आपका गुस्सा करना बनता है। चीनू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी, मैं आपके बेटे के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी तरफ से कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मेरे माँ बाप की इज्जत आपके हाथ में है। आप प्लीज इस रिश्ते को कबूल कर लें। चलो ठीक है, अब क्या हो सकता है। अपनी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत के लिए ये कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, वरना हम लोगों को तो चीनू जैसी लड़की ही चाहिए थी और हम लोगों ने रिश्ता भी चीनू को पसंद करके ही दिया था। अरे वाह, ये तो सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो गया। अब चीनू की शादी होगी उस आम से क्लर्क बंटी कबूतर के साथ और मेरी शादी होगी इस डॉक्टर के साथ, और मैं सारी जिंदगी ऐश करूंगी, ऐश।
चीनू इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन वो अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर अपनी जुबान नहीं खोलती और वो चुपचाप बंटी कबूतर से शादी कर लेती है। इसी तरह धोखे से बबली अपनी शादी डॉक्टर के साथ और चीनू की शादी बंटी कबूतर के साथ करवा देती है। बंटी कबूतर का गांव में आम सा घर था। चीनू ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना पढ़ने लिखने के बाद और इतने अच्छे रिश्तों से इनकार करने के बाद उसकी शादी ऐसी जगह पर होगी। लेकिन चीनू दिल की बहुत अच्छी थी। वो अपनी जुबान पर एक बार भी शिकायत नहीं लेकर आती और वो चुपचाप उसी घर में रहना शुरू कर देती है। यहाँ बबली के ससुराल वाले बहुत अमीर थे। उनका बहुत बड़ा घर था। घर में नौकर चाकर सब कुछ था। अरे वाह, मेरे तो मजे हो गए। अच्छा ही हुआ जो मैंने उस चीनू की बजाय अपनी शादी यहाँ पर करवा ली। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। बंटी कबूतर गरीब जरूर था, लेकिन उसका रवैया चीनू के साथ बहुत अच्छा था। चीनू, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे काबिल तो नहीं था, लेकिन बस अल्लाह ने ऐसे ही नसीब लिखे थे हमारे। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी लड़की मिल गई। मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मेहनत करके तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूँ। मैं तुम्हें शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर का और उसके घर वालों का बबली के साथ रवैया अच्छा नहीं था। मम्मा, मुझे ऐसी लड़की तो नहीं चाहिए थी। मैंने तो चीनू को देखकर हाँ की थी, लेकिन इनके घर वालों ने हमें धोखा दिया और हमारे पल्ले ये लड़की पड़ गई। आप तो जानते हैं हमारे कजन्स की तो इससे बेहतर लड़कियों से शादी हुई है और एक मैं हूँ। डॉक्टर होने के बावजूद मेरी ऐसी लड़की से शादी करवा दी आप लोगों ने। ये ना तो इतनी पढ़ी लिखी है और ना ही इस काबिल है कि मैं इसको दोस्तों में लेके जा सकूं। अरे बेटा, हम लोगों ने भी तो चीनू को ही पसंद किया था। हमें क्या पता था कि हमारे पल्ले ये बबली पड़ जाए। बबली के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। उसके पास अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, बैग और हर चीज थी। लेकिन उन लोगों का रवैया बबली के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो लोग सुबह शाम बस यही बात कहते रहते कि उन्होंने चीनू को पसंद करके हाँ की थी। बबली को तो वो लोग मजबूरी में घर लेकर आए हैं। बबली चीनू से मिलने के लिए जाती है। बबली बहुत अच्छी गाड़ी में उसके पास गाँव गई थी। अरे बबली, मेरी बहन, कैसी हो तुम? बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। चीनू दिन भर घर के काम करती रहती थी, इसी वजह से उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही थी। ना ही वो पहले की तरह खूबसूरत नजर आ रही थी। अरे चीनू, मेरी बहन, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? अरे क्या हुआ मेरी हालत को? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं चीनू, तू तो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। लगता है बंटी सारा दिन तुझसे घर का काम करवाता रहता है। अरे नहीं, बंटी तो बहुत अच्छे हैं। वो तो मुझे सारा दिन काम करने से मना करते रहते हैं। घर के काम तो मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। इतने में बंटी कबूतर भी आ जाता है। अरे बंटी जी, आप आ गए? देखिए तो आज हमारे घर पे कौन आया है? अरे बबली बहन आई है। बबली बहन, कैसी हैं आप? बहुत खुशी हुई आपको घर पर देखकर। मैं तो ठीक हूँ बंटी भैया, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों बहनें आपस में गपशप लगाएं, मैं दुकान से कुछ लेकर आता हूँ। अरे बंटी जी, आप पानी तो पी लें। अरे नहीं नहीं, बबली बहन आई है, पहले इनकी हालत सॉल्व करूँगा मैं। आखिर मेरी प्यारी बेगम की बहन आई है आज। बंटी और चीनू का आपस में अच्छा रवैया देखकर बबली रोने लगती है। अरे बबली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं चीनू, तुम दोनों के आपस का इत्तेफाक देखकर मेरी आँख नम हो गई। बबली, सच सच बता, क्या हुआ तुझे? डॉक्टर भैया का रवैया तेरे साथ अच्छा तो है ना? नहीं चीनू, क्या बताऊं तुझे, वो लोग तो सुबह शाम मुझे बेइज्जत करते रहते हैं। मेरी उस घर में कोई कदर नहीं है, बस मुझे फालतू चीज समझा जाता है वहाँ पर। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अच्छे लोग नहीं हैं। मेरे शोहर ने तो आज तक मुझसे खुश होकर बात तक नहीं की। तेरे पास पैसे की कमी तो होगी, लेकिन एक प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला शोहर है।
अरे बबली, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तू मम्मी पापा से बात कर, वो तेरे ससुराल वालों से बात करें। उन्होंने तो खुद कहकर रिश्ता लिया था कि हम लोग चीनू की बजाय बबली से शादी करना चाहते हैं, और अब वो लोग तुझे छोटी छोटी बात पर जलील करते हैं। बबली ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। बबली किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो शिकायत करती तो सारी बात खुल के सामने आ जाती कि बबली ने किस तरह चीनू की बजाय अपना रिश्ता वहाँ पर करवा लिया था। बस इसीलिए बबली चुपचाप अपने ससुराल में गुजारा करती रहती है। कुछ अर्सा इसी तरह गुजर जाता है। कुछ अरसे के बाद बबली अपने माँ बाप से मिलने के लिए मैके जाती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि चीनू पहले से वहीं थी और चीनू के हालात पहले से बहुत बेहतर लग रहे थे। अरे बबली, कैसी है तू? अभी हम लोग तुझे ही याद कर रहे थे। अच्छा किया तू भी यहाँ आ गई। अरे चीनू, तेरे हालात तो पहले से बहुत बेहतर लग रही हैं। बंटी भैया की क्या कोई लॉटरी लग गई है? हाँ बबली, बस यही समझ लो। तुम जानती हो ना, बंटी के पापा की कुछ जमीन फंसी हुई थी। उस जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा था। बंटी के पापा के गुजर जाने के बाद बंटी ने वो केस संभाल लिया। बंटी वो केस जीत गए और वो जमीन सारी इनके नाम हो गई। इन्होंने उस जमीन पर बहुत बड़ा होटल बना लिया है। अब तो बंटी माशाल्लाह से करोड़ों में कमा रही है और हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। चीनू के हालात अब बहुत अच्छे हो गए थे और यहाँ बबली के ससुराल वालों का रवैया उसके साथ दिन ब दिन मजीद बुरा होता जा रहा था। सच कहते हैं, लालच का अंजाम बुरा ही होता है। मैंने इनका पैसा और शानो शौकत देकर चीनू की बजाय अपना रिश्ता यहाँ करवा लिया और चीनू का रिश्ता उस बंटी कबूतर से करवा दिया। आज चीनू इतने अच्छे हालात में है। चीनू को उसके सब्र का फल मिला है। उसने एक दफा भी किसी से कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप उस गरीब बंटी कबूतर से शादी कर ली और मुझे आज मेरी लालच की वजह से ये अंजाम भुगतना पड़ रहा है। बबली का हर दिन पहले से बुरा गुजर रहा था। कुछ दिन बाद बबली का शोहर दूसरी शादी कर लेता है। बबली, ये मेरी सेकंड वाइफ है। तुम अब यहाँ से जा सकती हो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या कह रही है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम तो जानती हो, जब से हमारी शादी हुई है हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। मुझे तो तुम शुरू से पसंद नहीं थी। अब मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। तुम्हें जितना भी पैसा और दौलत चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी जान छोड़ दो और इस घर से निकल जाओ। अरे बेटे, तुमने अच्छा किया। ये बबली तो किसी काम की नहीं है। अच्छा ही कर रहे हो इस मनहूस से जान छुड़ाकर। चलो लड़की, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम यहाँ से लेकर जा सकती हो। तुम्हें जितना भी पैसा और दौलत चाहिए हम लिख कर दे देंगे, लेकिन हमारे बेटे की जान छोड़ दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले ही मैं लालच का अंजाम भुगत रही हूँ। अब मैं मजीद कोई लालच नहीं करना चाहती। आपको आपकी नई जिंदगी मुबारक हो। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बबली वहाँ से कुछ भी लिए बगैर अपने घर वापस चली जाती है। वो रोते रोते अपने घर पहुँचती है। उसके मम्मी पापा और चीनू घर पर ही थे। अरे बबली, तू रो क्यों रही है और तू अकेली क्यों आई है? पहले तो हमेशा ड्राइवर के साथ ही आती है। मम्मी, बस समझ ले कि मुझे मेरे कर्मों का नतीजा मिल गया है। मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई है मम्मी। चीनू, मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई। लालच की सजा? ये कैसी बातें कर रही हो बबली? क्या हुआ? बबली उन्हें सारी बात बता देती है कि किस तरह उसने धोखे से अपनी शादी उस डॉक्टर के साथ करवाई थी। चीनू को और उसकी मम्मी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि बबली ऐसा भी कर सकती है। अरे बबली, तुझे जरा शर्म नहीं आई अपनी बहन की हक पे टाका डालते हुए? तू सही कह रही है, तुझे तेरी लालच की ही सजा मिली है। चीनू, मम्मी, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी लालच की बहुत बड़ी सजा काटी है। अब आप लोग मुझे माफ कर दे। बबली, तुम मुझसे एक दफा कह देती, मैं खुशी खुशी खुद तेरी शादी उस डॉक्टर से करवा देती। तूने इतना बड़ा धोखा दिया हमें।
शीनू तू मुझे माफ कर दे। तू जब तक मुझे माफ नहीं करेगी मुझे सुकून नहीं आएगा। मेरी तो जब से शादी हुई है मैं सजा ही काट रही हूँ। एक दिन भी खुशी का नहीं देखा मैंने। अच्छा अब अभी तो रोना बंद कर। मेरी जिंदगी तो बंटी के साथ बहुत अच्छी चल रही है। असल में तो तुझे ही सजा मिली है तेरे लालच की। जा मैंने तुझे माफ किया। शीनू उसको माफ कर देती है, लेकिन बबली के लालच की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो चुकी थी। इसीलिए कहते हैं लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मिट्टू तोता कौन सहन था। ना तो वो पढ़ाई में अच्छा था, ना ही किसी काम को समझ पाता था। मिट्टू के माँ बाप ने उसको पढ़ाने लिखाने की बहुत कोशिश की, मगर पढ़ाई लिखाई मिट्टू के बस की बात नहीं थी। मिट्टू का बाप बहुत गुस्से वाला था। वो अक्सर मिट्टू को बहुत मारता पीटता, लेकिन मिट्टू पर तो किसी चीज का असर नहीं होता था। मिट्टू को जब भी उसके माँ बाप कोई काम कहते वो उसको ठीक से ना कर पाता। मिट्टू जा जरा दुकान से 1 किलो टमाटर तो ला दे। मैं हंडिया बना रही हूँ, लेकिन टमाटर नहीं है। ठीक है मम्मा, मैं अभी ले आता हूँ टमाटर। पैसे जरा ध्यान से लेकर जाना, मैंने पूरे पैसे दिए हैं। ठीक है मम्मा, मैं ध्यान से पैसे लेकर जाऊंगा। अरे इस निकम्मे को तुमने क्यों भेज दिया टमाटर लेने के लिए? आज तक इसने कोई काम ठीक से किया है जो अब ये लेकर आएगा टमाटर? मिट्टू के पापा, अगर हम मिट्टू को यही कहते रहेंगे कि वो कोई काम नहीं कर सकता, फिर तो वो कभी कोई काम नहीं कर पाएगा। हमारा एक ही तो बेटा है, अब उस बेचारे का जहन ठीक से काम नहीं करता तो वो क्या करे? आपने तो उस पर गुस्सा कर करके उसको और ही बेवकूफ बना दिया है। पहले तो वो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेता था, लेकिन आपने उसको डांट डांट के और मार मार के ऐसा बना दिया है। अरे कोई जहन वहन खराब नहीं है इसका, ये जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है ताकि ये आराम से घर पर बैठा रहे और इसे कोई काम न करना पड़े। इतने में मिट्टू घर वापस आता है। अरे मिट्टू, टमाटर कहाँ है? वो मम्मा, मैं टमाटर लेने के लिए तो जा रहा था, लेकिन मुझसे पैसे गुम हो गए। मैंने बहुत ढूंढे लेकिन पैसे नहीं मिले। लो देख लो, मैंने तुमसे बोला था ना, ये कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं समझ आती बात की। बार बार उसको पैसे देकर भेज देती हो और वो हमेशा पैसे घुमा कर आ जाता है। इस मिट्टू की तो अभी अकल ठिकाने पर लगाता हूँ मैं, इसको इस तरह बात समझ नहीं आती। उस दिन मिट्टू का बाप उसको बहुत मारता है। मम्मा, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता। पापा मुझे क्यों मारते रहते हैं हर वक्त? मिट्टू बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम अपने बाप से अपना दिल बुरा न करो। वो बस यही चाहते हैं कि तुम जिंदगी में कुछ कर पाओ अपने लिए। वो बस जरूर है, लेकिन असल में उन्हें तुम्हारी फिक्र होती है। मिट्टू बेटा, माँ बाप की डांट और मार का बुरा नहीं मनाते। एक दिन तुम्हारे पापा की ये डांट और मार तुम्हारे काम आएगी। इसी तरह मिट्टू की माँ उसे समझा बुझाकर तसल्ली दे देती है। एक दिन मिट्टू के घर पर उसके पापा के कुछ दोस्त आ रहे थे। रूबी, आज अच्छा सा खाना बना देना और घर की अच्छी सी सफाई कर देना। शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, ध्यान रखना किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बहुत खास मेहमान है। ठीक है मिट्टू के पापा, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी। और हाँ, जब मेहमान आए तो इस मिट्टू को कमरे में ही बंद रखना, इसको मेहमानों के सामने मत आने देना। मेहमानों के सामने जाकर भी ये उल्टी सीधी हरकतें करेगा और मुझे शर्मिंदगी होगी। शाम को मेहमान घर आते हैं। रूबी ने मेहमानों के लिए बहुत इंतजाम कर रखा था। मेहमान ड्राइंग रूम में बैठकर गपशप लगा रहे थे। मिट्टू की माँ उसको सख्ती से मना करके आती है कि तुम कमरे से बाहर नहीं आओगे। मिट्टू बेटा, ड्राइंग रूम में तुम्हारे पापा के दोस्त आए हुए हैं। तुम जानते हो ना, तुम्हारे पापा ने सख्ती से मना किया है, तुम इस कमरे से बाहर मत आना। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। मिट्टू अपनी माँ के मना करने के बावजूद कमरे से बाहर चला जाता है। अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है,
और सुनाओ बबलू, तुम्हारा बेटा मिट्ठू नजर नहीं आ रहा। दरअसल मिट्ठू घर पे नहीं है। अभी वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक मिट्ठू ड्राइंग रूम में आ जाता है। बबलू को बहुत शर्मिंदगी होती है कि उसका झूठ पकड़ा गया है। अरे बबलू, मिट्ठू तो घर पर ही है। वो दरअसल मिट्टू अभी अभी बाहर से आया है। मिट्टू के पापा को नहीं पता था। अच्छा ठीक है। मिट्टू तुम कैसे हो? अंकल मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मिट्टू बेटा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल आपने कबाब ज्यादा तो नहीं खाए ना? मम्मा कह रही थी कबाब कम है। मिट्टू अभी के अभी कमरे में जाओ, जाकर अपना होमवर्क करो। कौन सा होमवर्क पापा? मेरा तो कोई होमवर्क नहीं है, मैं तो स्कूल ही नहीं जाता। आप ही ने तो बोला था कि ये नहीं पढ़ पाएगा, इसको स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मिट्टू इसी तरह मेहमानों के सामने उल्टी सीधी बातें करके आता है। मेहमान तो कुछ देर बाद चले जाते हैं, लेकिन बबलू तो आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। रूबी, मैं इस शर्मिंदगी को अब अपने घर में नहीं रख सकता। ये हर बंदे के सामने मुझे शर्मिंदा करवाता है। आज मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे नहीं मिट्टू के पापा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? एक ही तो बेटा है हमारा। रूबी, अगर अब तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें भी उसके साथ ही घर से बाहर निकाल दूंगा। बबलू बहुत गुस्से में था। वो मिट्टू को घर से बाहर निकाल देता है। मिट्टू बाहर आकर दर बदर की ठोकरें खाना शुरू कर देता है। मिट्टू को बहुत भूख लगी थी। वो एक सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे खाना पीना मुफ्त में नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अरे लेकिन घर पर तो मुझे मुफ्त का ही खाना मिलता था, मम्मा पापा मुझे खाना देते थे। अरे तो फिर अपने घर पर जाकर ही खाना खाओ ना, लोगों से क्यों मांग रहे हो? नहीं, दरअसल मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए तो घर से बाहर निकाला है। मेहनत के बगैर खाने वालों को कोई भी घर पे नहीं रखता। अच्छा चलो, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, बोलो मेरा काम करोगे? हाँ सब्जी वाले भैया, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा फिर ऐसा करो, तुम किसी तरह मेरी सब्जियाँ बेच दो। आज सुबह से मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी, कल तक तो ये सब्जियाँ खराब हो जाएंगी। मैं जरा बीमार हूँ, मैं जाकर सब्जियाँ नहीं बेच सकता। तुम ऐसा करो, घर घर जाकर ये सब्जियाँ बेच दो, जो भी मुनाफा होगा उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूँगा। ठीक है सब्जी वाले भैया, मैं आपकी सब्जियाँ बेच देता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आप खाने के लिए कुछ दे देना। मिट्टू सब्जियाँ ले जाकर घर घर बेचना शुरू कर देता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी करारी सब्जी ले लो, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। सब्जी ले लो सब्जी। अरे सब्जी वाले भैया, कितने में सब्जी दे रही हो? बहना, इस लिस्ट पर सारे रेट लिखे हुए हैं, इतने में ही सब्जी दूंगा मैं। चलो फिर ऐसे करो, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। देखते ही देखते मिट्टू के पास लोगों का रश लग जाता है। अरे सब्जी वाले भैया, आपको पहली दफा देखा है मोहल्ले में? हाँ, मैं तुम्हारे मोहल्ले में पहली दफा आया हूँ। अरे सब्जी वाले भैया, रोज आकर यहाँ सब्जी दे जाया करो ना, हमें बाजार बहुत दूर पड़ता है। तुम अगर रोज सब्जी देने आ जाया करो तो हम तुमसे सब्जी ले लिया करें। चलो ठीक है, मैं सब्जी ले आया करूँगा रोज। देखते ही देखते मिट्टू की सारी सब्जी बिक जाती है और उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। मिट्टू जाकर पूरे के पूरे पैसे सब्जी वाले को दे देता है। अरे वाह मिट्टू, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो सारी की सारी सब्जी ही बेच दी। अब इस सब्जी के आधे पैसे तुम्हारे होंगे और आधे मेरे होंगे। अरे सब्जी वाले भैया, मेरे पास तो रहने के लिए ठिकाना ही नहीं है, मैं इतने पैसे ले जाकर क्या करूँगा? आप बस मुझे खाने के लिए कुछ दे दें। सब्जी वाला बहुत अच्छा था, वो समझ चुका था कि मिट्टू बहुत भोला है, उसे पैसे की समझ नहीं है। ठीक है मिट्टू, तुम्हारे पैसे मैं अमानत के तौर पर अपने पास रख लेता हूँ। आज से तुम मेरे पास ही काम किया करना, तुम रोज जाकर सब्जी बेच आना करना।
और हम दोनों मुनाफा आधा आधा कर लिया करेंगी। तुम्हारे पैसे मैं संभाल कर रखूंगा, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मिट्टू उसी सब्जी वाले के पास काम करना शुरू कर देता है। वो रोज जाकर मोहल्ले में उसकी सब्जी बेच आया करता था। थोड़े अरसे के बाद मिट्टू के अच्छी खासे पैसे जमा हो चुके थे। ये लो मिट्टू, तुम्हारी अमानत। तुम्हारे पैसे मैंने जमा करके अपने पास रखे हुए थे। अब तुम ऐसा करो, ये पैसे लेकर अपने माँ बाप के पास जाओ। तुम्हारे माँ बाप बहुत खुश होंगे देखकर। कुछ दिन के लिए छुट्टी पर जाओ, अपने माँ बाप के साथ रहो, फिर वापस आ जाना और काम शुरू कर देना। ठीक है भैया, मेरा भी माँ बाप से मिलने का बहुत दिल कर रहा था। मिट्टू अपनी सारी कमाई लेकर अपने माँ बाप के पास जाता है। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाप का भी गुस्सा अब ठंडा हो चुका था। मिट्टू बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने जज्बात में आकर तुम्हें घर से ही बाहर निकाल दिया। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मिले ही नहीं। तुम कहाँ चले गए थे बेटा? अरे पापा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे घर से निकाला तभी मुझे दुनिया की समझ आई। ये देखिए मैंने कितने पैसे कमा लिए हैं। मैं अब सब्जी बेचने का काम करता हूँ और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। ये बात सुनकर उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं।